आज का रूह रवा हमारा कायद बादशाह खान का वारिस सेनेटर अहमद वली खान को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना आखिरी बयान पेश करें। पाकिस्तान इन 3 अल्फाज के अंदर अंदर रहते हुए अपना जो मुकालमा है वो आपके सामने पेश करूं। ये सिर्फ एक तारीखी गुफ्तगू नहीं, बल्कि ये हमारे आज और हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। ये बात है कि हम तशद्दुद को अपनाते हैं या सब्र को, नफरत को बढ़ाते हैं या सुलह को, ताकत को जुल्म बनाते हैं या इंसाफ का जरिया। मैं आज एक बुनियादी बात रखना चाहता हूं। बादशाह खान का पैगाम अमन सिर्फ लफ्जों का नहीं था, ये एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रैटेजी और एक ईमानी सोच थी। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब मजबूत होगा जब हम नॉन वायलेंस, सुलह को कमजोरी नहीं ताकत समझे। हमारी हिस्ट्री में बहुत दर्द और कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ब्रिटिश कॉलोनियल जुल्म, पार्टीशन का जख्म, जंगे, इंसर्जेंसीज, एक्सट्रीमिज्म और जो आजकल हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन। इसी एनवायरनमेंट में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम बादशाह खान के नाम से जानते हैं, एक अजीम शख्सियत इस बड़े सगीर के लिए एक मिसाल के तौर पे बन के उतरते हैं। वो एक पुख्तून लीडर थे, एक मुसलमान रिफॉर्मर थे, एक मास मोबिलाइजर थे और एक ऐसी सोच लेकर आए जो इस रीजन में क्या दुनिया में बहुत कम थी, और वो सोच थी नॉन वायलेंस। उनका पैगाम ये था कि अमन सिर्फ जंग ना होना नहीं, अमन इंसाफ है, अमन तालीम है, अमन इज्जत है और अमन डिसिप्लिन का नाम है। अगर हम बादशाह खान को समझना चाहते हैं तो हमें उस वक्त की सोसाइटी को समझना होगा। उस वक्त फ्रंटियर और पश्तून इलाकों में ट्राइबल सिस्टम मजबूत था। बदल का कल्चर, रिवेंज का कल्चर बहुत कॉमन था। लिटरेसी बहुत कम थी, पॉवर्टी थी, बैकवर्डनेस थी और ब्रिटिश साम्राज्य जोर और जबर से हुकूमत चला रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने वहां कलेक्टिव पनिशमेंट्स की पॉलिसी चलाई, रेड्स किए, प्यूनिटिव एक्सपेडिशंस किए और ऐसे कवानीन लागू किए जहां अवाम के हुकूक लिमिटेड हो, दबे हुए हो। और आज अगर हम अंग्रेज की बात करें तो कुदरती आज का माहौल ही हमारे सामने आ रहा है। आज भी अवाम के हुकूक दबे हुए लग रहे हैं। उस माहौल में जंग जदल एक आम बन गया था। हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर कौम में आपस में लड़ाइयां थी। छोटी बातों पे लड़ाइयां थी। बल्कि अंग्रेज का वही कानून
कि डिवाइड एंड रूल पे उसने सिर्फ बड़े लोगों को नहीं बल्कि उसका तसलसल निचले सतह तक पहुंचा दिया था। और फिर बादशाह खान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला किया। उन्होंने उस ऑपरेशन से लड़ने का तरीका वायलेंस नहीं बनाया। जब हर जगह से उस ऑपरेशन के खिलाफ वायलेंस के लोग उठते थे, बल्कि उन्होंने मॉरल पावर और डिसिप्लिन बनाया। एक गलतफहमी यह है कि नॉन वायलेंस या अदम तशद्दुद का मानी डर है या कमजोर होना है। बादशाह खान के नजदीक नॉन वायलेंस अदम तशद्दुद का मतलब सब्र है, कुव्वत बर्दाश्त है, मुखालिफत का तमीज वाला तरीका है और सिस्टम को चैलेंज करना बिना खून बहाए। उनका यकीन था कि वायलेंस एक लम्हे का रिएक्शन होता है। उनका यह कहना था कि वायलेंस के जरिए आप रियासत को वो बहाना देते हैं कि वो कानूनी तौर पे आपके खिलाफ काम करे, लेकिन नॉन वायलेंस एक स्ट्रैटेजी है। वो कहते थे कि असल बहादुरी ये नहीं कि बंदा गोली चलाए, असल बहादुरी ये है कि बंदा अपने आप को गुस्से में संभाले। उन्होंने कहा पुख्तून कौम को कि मैं आपको एक ऐसे हथियार दे रहा हूं जिस हथियार का दुनिया भर में कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकता, और वो हथियार था अदम तशद्दुद का हथियार। वो हथियार था बर्दाश्त का हथियार। बादशाह खान बाबा की सबसे बड़ी प्रूफ तारीखदान हमने देखे हैं, बड़े बड़े तारीखदान आए हैं, वो किताब लिखते हैं, किताब में लोगों को मशवरा देते हैं अपने आखिरत की उम्र में कि ये होना चाहिए। बादशाह खान उन लीडरान में से आते हैं कि वो पहले अमल करते हैं, जिंदगी बसर करते हैं और फिर अपनी जिंदगी पे किताब लिखते हैं कि मैंने ये किया, मेहरबानी करके आप भी ये करें तो इंशाल्लाह जिंदगी में बेहतरी आएगी। उनके खुदाई खिदमतगार तहरीक एक मिसाल सदेआम है, जो एक तारीखी बाप है, और वो एक ऐसी मूवमेंट थी जहां लोग ये ओथ लेते थे कि नॉन वायलेंस का, सोसाइटी खिदमत करते थे, यूनिटी और रिफॉर्म पर काम करते थे और ब्रिटिश जुल्म का सामना बिना हथियार के करते थे। उन्होंने ये मिसाल दुनिया को दिया कि अगर आपके मुंह पे कोई जोरावर आके एक थप्पड़ मारे, आप चुप रहो, आप जवाब ना दो, आप बोलो कि आप जोरावर हो, भले मेरे दूसरे मुंह पे भी थप्पड़ मारो, लेकिन मैं अपने नजरिए से, अपने बात से और अपने हक से हटने को तैयार नहीं हूं। इस मूवमेंट ने, खुदाई खिदमतगार तहरीक में ने सिर्फ पुख्तून सोसाइटी में नहीं बल्कि आज के पाकिस्तान में, बल्कि मैं समझता हूं कि बरसगीर हिंद में एक दलेरी का कॉन्सेप्ट बना के निकले, और उस दलेरी की कॉन्सेप्ट में दुनिया को मालूम है कि फिर गांधी जी, बादशाह खान और तहरीक आजादी के बहुत बहुत दानिश्वर उठ के खड़े हुए, एक साथ हुए, और उन्होंने बड़ी तकालीफ से गुजर के अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की। वो बदकिस्मती है कि इस मुल्क ने आज़ादी नहीं हासिल की, ये मुल्क बन गया। अब जब बन गया तो फिर बादशाह खान की नॉन वायलेंस का एक स्ट्रांग बेस इस्लाम भी था। हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा इधर बैठे हैं, बादशाह खान बाबा, खुदाई खिदमतगार तहरीक और जमीयत उलमा हिंद का एक बहुत करीबी ताल्लुक रहा है, और बादशाह खान बाबा को मदरसा देवबंद से रईसुल अहरार का अवार्ड भी मिला है
कि उन्होंने देवबंद में, मैं समझता हूँ कि मैं ये भी फ़ख्र करता हूँ, बल्कि हम सब ये फ़ख्र करते हैं कि जो तबलीग का है, ये तबलीग का तरीका इस कौम को बादशाह खान ने सिखाया। और वो इस्लाम से ये बातें निकाल के, ये तकरीबन 5 नुकात उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बुनियाद बनाया। इखलाक, सबर, इंसाफ, खिदमत और किसी भी हालात में हक के साथ खड़े रहना। उनके लिए इस्लाम का मतलब ये नहीं था जो इस एक्सट्रीमिज्म के दौर में हमें दिखा दिया है कि गुस्सा हो, वायलेंस हो, मार दाड़ हो। वो समझते थे कि इस्लाम में सबसे बड़ी ताकत अपने नफ्स पे काबू रखना है। आज जब मजहब को गलत इस्तेमाल करके दहशत को जस्टिफाई किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि बादशाह खान बाबा और खुदाई खिदमतगारों का वो पैगाम आज और भी रेलेवेंट हो जाता है। बादशाह खान के नजदीक अमन का सबसे बड़ा हथियार तालीम था। वो यकीन रखते थे कि जहालत से इंतहा पसंदी पैदा होती है, मैनिपुलेशंस होती है, और सोसाइटीज जहालत से डिस्ट्रॉय होती हैं। इसलिए उन्होंने स्कूल बनाने पर फोकस किया। उन अदवार में जब अंग्रेजों के स्कूल थे, यहां पे सिखों के स्कूल थे, मुख्तलिफ मकतब फिक्र के स्कूल थे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं थे। तो बादशाह खान बाबा ने खुदाई खिदमतगारों समेत, उस वक्त ये हमारे सोच से बाहर की बात है कि 124 स्कूल लगोबेश बनाए, और जिसमें हजारों की तादाद में पुख्तून बच्चों को मुफ्त तालीम दिया गया। और वो मिसाली काम करते थे। उन्होंने उन स्कूलों में, जब उस्मानज़ई का स्कूल बनता है तो पहले शागिर्द जनाब खान अब्दुल गनी खान और खान अब्दुल वली खान होते हैं, कि उनको कहते हैं कि आप बैठो, तो कौम के बच्चे भी आपके साथ बैठ के तालीम करते थे। उन्होंने सोशल रिफॉर्म की, और उस वक्त के नौजवान जो भीड़ था, आज फिर कोशिश हो रही है कि पुख्तून कौम को एक भीड़ बनाया जाए। एक तरफ एक भीड़ का सियासी नजरिया हम पे उधर लागू है, दूसरी तरफ इंतहा पसंदी की भीड़ लागू है। आज फिर से कोशिश हो रही है कि पुख्तूनों को उस डिसिप्लिन से, उस इंतजाम से हटा के भीड़ की तरफ लेकर जाए। और ये सब ड्रामा इसलिए हो रहा है कि खुदा न खास्ता मेरी कौम को और इस रियासत को लड़ाया जाए, जो मैं समझता हूँ कि इस रियासत के लिए भी खतरनाक है और पुख्तून कौम के लिए भी खतरनाक है। वो समझते थे कि नेशन तालीम और किरदार से बनती है। बदकिस्मती से बादशाह खान को पाकिस्तान में संजीदा नहीं लिया गया। अगर आज पाकिस्तान में, समझता हूं तालीम तो आ गया है, लेकिन सर बदकिस्मती ये है कि वो तालीम ने किरदार बदल नहीं दिया। मैं समझता हूं जो अनपढ़ का किरदार था, तालीम याफ्ता का किरदार उससे बदतर हो गया, क्योंकि हमारी तालीमी निज़ाम में किरदार बनना नहीं है, किरदार कशी नहीं है। हम तो बचपन से तोप और तलवार और टैंक के पीछे लगे हैं, यही हम सीख रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में आज तक किसी बच्चे को सिविक सेंस नहीं सिखाई जाती। हमारे पाकिस्तान में आज तक किसी को कैरेक्टर पे काम करना नहीं सिखाया जाता, और ये बहुत बड़ी चीज़ है।
एक बात यहाँ पे उठी भी, और बिल्कुल हम ये एक तारीख है, हम मानते हैं कि पार्टीशन तकसीम हिंद पे बादशाह खान बाबा का स्टैंड बहुत सेंसिटिव था। वो तकसीम को सपोर्ट नहीं करते थे, ये एक हकीकत है। वो तकसीम हिंद के मुखालिफ थे, आजादी हिंद के हामी थे। मसलों की बात होती है, क्या आज जो मजहब के नाम पे मुल्क आजाद है, इसके मसाइल उससे कम है या ज्यादा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आज 75 साल बाद हम इस सोच में 5 मिनट के लिए इंसान आजाद है कि अगर आज हिंदुस्तान एक होता तो क्या हालत होती, और आज अगर हिंदुस्तान 4-5 हिस्सों में तकसीम है तो क्या हालत होती, अगर आज पाकिस्तान एक है तो क्या हालत है, और अगर खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान तकसीम होता है तो क्या हालत है। लिहाजा बादशाह खान का नजरिया मुल्क और वतन की तकसीम का कभी भी नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में एक आजादाना मजबूत जमहूरी निजाम मिले, और वो इस तकसीम को तकसीम मुसलमान कहते थे। उस तकसीम के जरिए हमने मुसलमानों को 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है, और एक टुकड़ा जो 3rd क्वार्टर हमने हिंदुस्तान में छोड़ दिया है। मैं समझता हूं कि उनके साथ जो मुजालिम हो रहे हैं, उनकी भी इवेंचुअली जिम्मेवारी हम पे ही आती है, क्योंकि हमने उनको अकेला छोड़ दिया उस जगह में, उस मुल्क में जहां अंग्रेज से पहले 800 के 1200 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की। ये भी एक बहस है, और ये बहस एक बहुत तवील वक्त मांगता है। मैं एक दफा फिर दोहराता हूं कि नॉन वायलेंस को कभी भी कमजोरी या डर ना समझा जाए। आज अवामी नेशनल पार्टी की मिसालें दी जाती है, वो तबके जो हमारी कुर्बानी कभी कबूल नहीं करते थे, आज वो भी इस पे मजबूर हो गए कि अवामी नेशनल पार्टी को उनकी कुर्बानियों को खुलेआम दाद दे। हम फख्र करते हैं क्योंकि हम सब इधर जो बैठे हैं, इवेंचुअली हम सब कौम परस्त हैं, और कौम परस्ती का मजा ये है कि अपनी सरजमीन के लिए, अपने कौम के लिए, अपने नजरिए के लिए, अपनी सरजमीन की तरक्की के लिए हम लड़ तो नहीं सकते, लेकिन अपने नजरिए के लिए अपने सीने हमेशा दहशत और वहशत के सामने पेश कर सकते हैं। अमन की खातिर, उस नजरिए की खातिर हमारे मिसालें दी जाएं, हमें फख्र है। हम कल भी फख्र से शहीद हुए हैं, आज भी, और इंशाल्लाह कल भी हम फख्र से शहीद होंगे। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बहुत वक्त ले लिया है। कोशिश करूंगा कि वाइंड अप करूं, लेकिन बादशाह खान का किरदार तकसीम हिंद और तकसीम हिंद के बाद, इधर बनू रेजोल्यूशन की बात हुई, लेकिन उससे आगे भी आना चाहिए। इधर एक बुजुर्ग ने कहा कि वली खान ने कहा था कि मिल गया वो लाल जिसका था इंतजार, लेकिन उसका बाद में धोखा भी मिल गया। तो आगे भी आते जाएं। मैं बादशाह खान की वो तकरीर जो पाकिस्तान के पहले असेंबली में की,
और उन्होंने असेंबली में खड़े होकर इस बात का इतराफ़ किया कि हाँ, मैं और मेरी तंजीम तकसीम हिंद के मुखालिफ थे। हाँ, हम ये तकसीम नहीं चाहते थे उस वक्त तक जब तक हुआ नहीं। अब जब हो गया है तो ये एक हकीकत है, और उस तफसील में भी मैं जाने को तैयार आज नहीं हूं कि वो सब कुछ कैसे हुआ और किस तरह हुआ और कहाँ वोटिंग हुई और कहाँ हुकूमत की मर्जी चली और कहाँ रेफरेंडम्स हुए और जो पूरा एक किस्सा चला सन 1947 में, वो तफसील में मैं जाने को तैयार नहीं हूं। लेकिन बादशाह खान ने फिर पार्लियामान के सामने कहा कि अब पाकिस्तान एक हकीकत है। अब जब पाकिस्तान एक हकीकत है, इस हकीकत को किसी का दिल करे या ना करे मानना पड़ेगा। अब आए, माजी को भूले, आए मिल के अहद करते हैं। और ये तकरीर भी कब हुआ? जब खुदाई खिदमतगार का सिटिंग गवर्नमेंट 2/3 अक्सरियत से हटा दिया गया और खान कयूम खान को 1/3 अक्सरियत पे हुकूमत दे दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आजकल लोग हुकूमतों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कोई इश्क क्या में मुब्तला है, कोई क्या है, कोई क्या है, लेकिन आखिर में है इश्क कुर्सी और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने उस सब के बावजूद जाके ये बयान दिया कि आए, मैं तमाम स्टेक होल्डर से कहता हूं कि इस पाकिस्तान को बनाते हैं। इस पाकिस्तान को अब आजाद हो गया है, अब इसको आबाद करते हैं। कोशिश करते हैं कि एक ऐसा पाकिस्तान बनाए जिसमें रंग और रूप का फर्क ना हो। कोशिश करते हैं कि एक ऐसा पाकिस्तान बनाए जिसमें दीन और गैर दीन का फर्क ना हो। मेरे एक बुजुर्ग ने इधर आके कहा कि लंदन में मुसलमान मेयर आ गया है, न्यूयॉर्क में मुसलमान मेयर आ गया। क्या हम ये तस्वर कर सकते हैं कि कराची का मेयर ईसाई होगा या सिख होगा या कोई और गैर दीन होगा? कभी भी नहीं। हम तरक्की तब करेंगे। हमें न्यूयॉर्क को मिसाल तो दे सकते हैं, हम लंदन का मिसाल तो दे सकते हैं, लेकिन हमने अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ जो किया, हम उसकी मिसालें क्यों ना दें? इस मुल्क में माइनॉरिटीज को जितना हक मिल रहा है, हम उसकी मिसाल क्यों ना दें? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर उस वक्त बादशाह खान का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता और मोहम्मद अली जिन्ना और बादशाह खान इकट्ठे हो जाते, तो ये पाकिस्तान आज कहीं और होता। पर बदकिस्मती से उस वक्त के मिलिशिया या इंटेलिजेंसिया ने क्या किया, बादशाह खान और उनके सब दोस्तों को कैद कर दिया और जनाब इन सब का कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी कैद कर दिया। वो अलग बात है कि बादशाह खान उस कैद से रिहा हो गए, लेकिन इनके कायद उसी कैद में, उसी हथकड़ियों में इस दुनिया से चले गए। और जो चलने का किस्सा है वो भी मेरे ख्याल में इस वक्त लोगों को सच पसंद नहीं आता। तो ज्यादा सच भी, हमारे पश्तो में कहते हैं कि ज्यादा सच भी गाली है। तो फिर क्या हुआ जी कि सन 1947 में हमें पहला जवाब मिलता है, 48 में बल्कि 12 अगस्त को, जब कयूम खान का फोर्स हमारे खुदाई खिदमतगार जो अमन रैली कर रहे थे, आज भी लोग चीखते हैं, उस पे हमारे पाकिस्तान के फौज ने गोलियां बरसाई। 600 से कुछ ऊपर वो है जो हमें याद है या रिकॉर्ड पे है। उनमें ऐसे जिनको जला दिया, पूरे पूरे घर जला दिए, पानी में फेंक दिए। और कयूम खान ने बड़े जोश में बोला कि मैंने खुदाई खिदमतगार को खत्म कर दिया। जो शहीद पड़े थे
आप लोगों की सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, रियासत पाकिस्तान ने हुक्म किया कि इस मैदान से एक भी शहीद नहीं उठेगा। इन पे रियासत पाकिस्तान का खर्चा हुआ है, रियासत पाकिस्तान की गोलियां जाया हुई हैं, लिहाजा हर मैयत तब उठेगी जब उसका जुर्माना अदा होगा। किरदार बादशाह खान का देखें, वो जेल में थे, उनको जेल में इत्ला मिलती है कि वहां पे तो बहुत खुदाई खिदमतगार गरीब है, उनके पास इस चीज का भी पैसा नहीं है। तो बादशाह खान जेल से हुक्म करते हैं कि उस्मानज़े में फलानी जगह में मेरी जायदाद है और 80 जिरब वो मेरी जायदाद भेजो और इन लोगों का जुर्माना अदा करके इनको अपने घर भेजो। ये मिसालें बनती हैं, लीडर से मिसालें बनाते हैं। हर घर में जब तीसरे की दुआ हो रही थी, फातिहा कुल कहते हैं, तो सरकारी बैंड बाजे भिजवाए गए कि जिस घर में भी फातिहा हो रहा है, कुल हो रहा है, उसके बाहर खड़े होके बैंड और बाजे बजाए जाए। ये तज़ीकाना अमर हुआ है, लेकिन बादशाह खान बाबा ने कभी भी इन सब चीजों का बदल तशद्दुद से नहीं बल्कि बर्दाश्त से दिया, कंट्रोल से दिया और वही सब कुछ अपने तमाम तर साथियों को सिखाया। बादशाह खान बाबा और खुदाई खिदमतगार तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह तारीख के उस दौर में जब रियासत पाकिस्तान का हर बंदा इस इस्लाम और मजहब की बुरी अक्कासी, जिहाद के नाम पे मुजाहिदीन और ये जो पूरा तारीख आज तक हमारे सामने पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से जब उन्होंने कहा कि ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये जहाद नहीं है, तो रियासत पाकिस्तान ने और हमारे कुछ अकाबरीन ने उस वक्त उठ के कहा कि ये लोग तो इस्लाम के दुश्मन हैं, ये लोग तो जहाद के दुश्मन हैं। आज जब उसी सब के आखिर में रियासत पाकिस्तान खुद उस सब अमल को फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज कहता है, तो ये सवाल तो मेरा बनता है कि क्या फिर वली खान की बात जो आज से 40 साल पहले उसने यही कहा था कि ये मजहब नहीं है, ये दीन नहीं है, ये जहाद नहीं है, और उस पे आपने खुलकर उसको इस्लाम दुश्मन बोला, तो आज आप तस्दीक करें कि जिसने भी इसको जहाद बोला है वो तमाम इस्लाम के दुश्मन है, वो तमाम इस मुल्क के दुश्मन और इस कौम के दुश्मन है। मैं इस वक्त और इन हालात को मद्देनजर रखते हुए ये समझता हूं कि बादशाह खान बाबा का नजरिया तारीख में दफन होने वाला नजरिया नहीं है, बल्कि हर बुरे हालात में हर कौम और हर रियासत अगर अपने लिए कोई पॉजिटिव रास्ता ढूंढना चाहते हैं तो वो बादशाह खान का नजरिया उठा के अपने सामने रखें। आज भी हम अपने रियासत को कहते हैं कि ताकत को दहशत और वहशत नहीं बनाए, ताकत प्यार है, ताकत भाईचारा है, ताकत इत्तेफाक है। आज इस रियासत को समझ नहीं आ रही कि मुल्क के कोने कोने से जो बातें उठ रही हैं, जो बुरी लगती है, जो आपको बंदूक की गोली लगती है,
ये अमल हो रहा है इस कौम के साथ, ये अमल हो रहा है सिंधी के साथ, ये अमल हो रहा है बलोच के साथ, ये अमल हो रहा है पुख्तून के साथ, ये अमल हो रहा है सराइकी के साथ। और ये मैं वजाहत कर दूं कि पंजाब में भी, तमाम पंजाब नहीं, कुछ हिस्सा, बाकी ज्यादातर पंजाब भी गुलाम है। ये किसने कहा कि नहीं, ये वो 15% लोग जिसकी आगाही आकाशी हमारे अकाबरीन रोज़े अव्वल से कर चुके हैं। पंजाब या पाकिस्तान के आका वो है। बाकी जब आप कौमों को हुकूक नहीं देंगे, जब आप कौमों को उनका हक नहीं देंगे, हमें ये बात तस्लीम करनी होगी कि पाकिस्तान एक कौम नहीं, बल्कि पाकिस्तान एक मुल्क है जो मुख्तलिफ कौमों का मजमुआ है। पाकिस्तान एक फूल का गुलदस्ता नहीं, बल्कि इसमें बेहतरीन किस्म के फूलों का गुलदस्ता है। इसमें पुख्तून है, इसमें सिंधी है, इसमें महाजर है, इसमें बलोच है, इसमें सराइकी है, इसमें तमाम तरह अक़वाम जो पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो इस गुलदस्ते का हिस्सा है। और हम समझते हैं, बादशाह खान का नजरिया समझते हैं, और बदकिस्मती से इधर हर कोई मानता है, लेकिन जब इस्लामाबाद में चले जाते हैं तो फिर ये बातें जो बाहर मानते हैं वो भी फिर उधर मानने से इनकारी हो जाते हैं। एक मजबूत पाकिस्तान, एक मुस्तहकम पाकिस्तान, एक कामयाब पाकिस्तान तब बनेगा जब एक मजबूत सिंधी कौम बनेगा, जब एक मजबूत बलोच कौम बनेगा, जब एक मजबूत पुख्तून कौम बनेगा, जब एक मजबूत पंजाबी कौम बनेगा। पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब मैं पुख्तून भी कहूं कि नहीं ये मेरा पाकिस्तान है, जब एक बलोच भी कहे कि नहीं ये मेरा पाकिस्तान है, कि एक सिंधी भी कहे कि नहीं ये मेरा पाकिस्तान है, एक पंजाबी भी कहे कि नहीं ये मेरा पाकिस्तान है। जब तक ये नारा हम सुनेंगे या देखेंगे कि पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है, तो फिर या बदकिस्मती या खुशकिस्मती, लेकिन रियासत के खिलाफ बलूचिस्तान, सिंध और पुख्तूनख्वा से आवाजें उठेंगी और फिर उनको बर्दाश्त करना होगा। मैं समझता हूं कि बादशाह खान बाबा के अमन के रास्ते को पहल दे, वॉर इकॉनमी को खत्म करें। आपका मुल्क तब तरक्की करेगा माशी जब आपके मुल्क पे जंग होगा। आपकी मईशत तब बेहतर होगी जब एक दो सूबे आग में पड़े होंगे। इस तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि हर जंग एक नया जंग पैदा करता है। हर वाकया 100 नए वाक्यों को जन्म देता है। और इसके बजाय अगर हम जंग से हटके अमन, आईन, जमहूरियत और रिट ऑफ लॉ, मेरी कत्तन ये बात उनको ये नहीं है कि आपके जो बी टीम है उनको आप खुले छोड़ दें, नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बल्कि मैं वजाहत से बोलूंगा कि दहशतगर्दों में ना बैड है ना गुड है। गुड दहशतगर्द हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि ये गुड दहशतगर्द क्या होगा। परसों पूरा पाकिस्तान बल्कि नेशनल मीडिया एक गुड दहशतगर्द के मरने पे अफसरदा हो रहा था। आज भी हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं। लिहाजा मैं वाइंड अप करता हूं। मशकूर हूं तमाम तर दोस्तों का, अपने बुजुर्गों का। माजरत चाहता हूं अगर कोई गलत बात की हो। यही रवैया इंशाल्लाह हमें अपनाना होगा। हम आएंगे, हम इंशाल्लाह जीएम सैयद का सालगिरह भी मनाएंगे और हम पाकिस्तान की तारीख को मनाएंगे इंशाल्लाह। और बादशाह खान बाबा का नजरिया और बादशाह खान बाबा पैरोकार इंशाल्लाह सिर्फ पुख्तून के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में, पाकिस्तान भी नहीं, दुनिया में जिस कौम को भी जुल्म होगा, जहां भी मजलूम कौम होगा, आवाज भी उठाएंगे उसके लिए, उसके साथ खड़े भी होंगे और इंशाल्लाह हर किस्म की हिम्मत करेंगे कि अपने आबा व अजदाद के नजरिए को आगे बढ़ाएं। मैं आखिर में तमाम तर मेहमानों का और ख़ास तौर चेयरमैन साहब का बहुत मशकूर हूँ कि वो आए हैं और तमाम तर मेहमान हर मकतबा फ़िक्र से इधर मौजूद हैं। सबका मशकूर हूँ। अवामी नेशनल पार्टी के सिंध का मशकूर हूँ, बिलखुसूस अवामी नेशनल पार्टी
जामशोरो हैदराबाद का मशकूर भी हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। और इंशाअल्लाह ये तसलसल भी जारी रहेगा, बार बार आएंगे। इस घुटन के माहौल में चंद लम्हे आज़ादी के मिले, यही बड़ी बात है और इंशाअल्लाह इनको लेते आएंगे जी। बहुत शुक्रिया।